फिक्र आपकी का आज ये स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज शनिवार है, रात के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए फिक्र आपकी का ये स्पेशल एडिशन लेके आए क्योंकि वक्त तो दृश्यम का है, ये आपका फेवरेट शो। लेकिन दिल्ली में छात्र आंदोलन और देश में बढ़ रहे गुस्से के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक इस्तीफा दे दिया। यह खबर हमने आपको दिखाई। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा देर शाम मंजूर कर लिया, यह भी हमने आपको दिखाई। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। यानी दोपहर बाद से इस न्यूज में कई डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसीलिए हमने आपके लिए फिक्र आपकी का शनिवार एडिशन तैयार किया। आज के उस सबसे बड़े सवाल से हम शुरुआत करते हैं जो इस वक्त सबके मन में है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है? पहले दो बड़ी बातें। पहली ये कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरी ये कि उनके इस्तीफा देने और बाकी मांगे सरकार की तरफ से मान लेने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया। हम बारी बारी से सबकी डिटेल देंगे। पहले इस्तीफे की चर्चा विस्तार से। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 37 दिन से जारी सीजेपी के प्रदर्शन के बाद आज आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। दोपहर 2:18 पर उन्होंने देश को एक्स पोस्ट से इसकी जानकारी दी। इस्तीफे वाली 2 पन्ने की इस चिट्ठी में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसका निचोड़ कुछ इस तरीके से है। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। आपका धर्मेंद्र प्रधान। हमने उनके इस्तीफे को बारीकी से पढ़ा, 2 पन्नों की हर लाइन का मतलब निकालने की कोशिश की। उनकी बातों का सार क्या है, इसे 20 पॉइंट में समझ लेते हैं, फिर इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पेपर लीक के पहले ही दिन से जिम्मेदारी ली, परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, संकल्प लिया कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया, बाधा डालने से मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। युवाओं की आकांक्षा, सपने का सम्मान करता हूं। युवा भारत का भविष्य और शिल्पकार है। 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है। यह पद और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही असली ताकत है। मैं युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं दूंगा। राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, भारत की एकता बनी रहनी चाहिए। कोई छात्र कानूनी उलझन में ना फंसे, बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, बच्चे अपने करियर पर फोकस करें। इसीलिए बच्चों के भविष्य के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आगे पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करता रहूंगा। प्रजातंत्र की शक्ति में मेरा पूरा भरोसा है। राष्ट्र सेवा ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। 2 पन्ने की इस चिट्ठी में उन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार युवाओं का जिक्र किया, 9 बार भारत, 7 बार देश लिखा है, 9 बार छात्र या विद्यार्थी शब्द थे, 7 बार परीक्षा का जिक्र किया गया, 4 बार प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ, 2 बार नीट यूजी शब्द और 1 बार जिम्मेदारी और त्यागपत्र लिखा। उन्होंने नैतिक जवाबदेही की बात मानी, दूसरी तरफ युवाओं को भड़काने और साजिश का आरोप लगाया, सियासी दलों पर हमला किया। लेकिन यह सच है कि छात्रों के इस प्रोटेस्ट के कारण धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफे का दबाव काफी बन गया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में बदलाव किया, वहां से शिक्षा मंत्री वाली लाइन हटा दी है। उनके इस्तीफे का ऐलान होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से जाकर मुलाकात की। दोनों के बीच यह बैठक काफी देर तक चली। इसके बाद सूत्रों से एक और खबर आई है कि गृह मंत्री 6 कुशक रोड पहुंचे। 6 कुशक रोड धर्मेंद्र प्रधान का आवास, वहां वो आधे घंटे रुके, प्रधान से मौजूदा स्थिति और इस्तीफे के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा की। इसके बाद सीजेपी के साथ हुई मीटिंग को खत्म करके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी धर्मेंद्र प्रधान से मिलने उनके घर पहुंचे। नए शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार ने भी उनके आवास जाकर मुलाकात की। अब आते हैं इनसाइड स्टोरी पर जो हमारे सहयोगी अमोद ने हमें दी है। असल में सीजेपी के साथ सरकार की पहली बैठक 20 जुलाई को हिंसा वाले दिन हुई थी।
पहली बैठक में सरकार की ओर से बातचीत कर रहे केंद्रीय मंत्रियों को यह स्पष्ट संकेत मिल चुका था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन खत्म करवा पाना मुश्किल होगा। बैठक के बाद यही फीडबैक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार को दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि छात्र आंदोलन उनकी व्यक्तिगत छवि पर भी असर डाल रहा है। लोकसभा चुनाव 2029 से पहले वो किसी भी स्थिति में जनता के बीच ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि केंद्र सरकार युवाओं की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील है। आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर खासकर युवाओं के बीच किसी बड़े आंदोलन की स्थिति नहीं बनने देना चाहते थे। सरकार यह संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही थी कि वो युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में आंदोलन के फैलते जाने से पीएम मोदी लगातार चिंतित थे। आमोद के अलावा हमारे सहयोगी आनंद ने भी हमें अंदर की जानकारी दी। क्या इस्तीफे के पीछे सीजेपी की तरफ से दिए गए 72 घंटे का अल्टीमेटम भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि शुक्रवार यानी कल सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से दूसरे दौर की बातचीत में एक अल्टीमेटम दिया था। सरकार से मिलकर कहा था कि हमारी एक ही मांग है, प्रधान का इस्तीफा। सीजेपी की ओर से कहा गया था कि अगर 72 घंटे में इस्तीफा नहीं होता है तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा। नड्डा और जितेंद्र सिंह से यह भी कहा था कि हम बाहर जाकर नए संसद मार्च की घोषणा कर देंगे। इस पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि हम आपको बात करके बताते हैं। कल हमने आपको इसी शो में बताया था कि सरकार ने इस्तीफे वाली शर्त पर 24 घंटे में जवाब देने की बात कही, लेकिन इसके बाद कल मीटिंग खत्म होते ही जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इस अल्टीमेटम की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। आपने देखा होगा इसी के बाद सरकार की ओर से एनटीए में बड़े बदलाव की बात कहते हुए कई बड़े एक्शन लिए गए। एनटीए के साथ 47 अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई। एनटीए के पुनर्गठन के लिए भी नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन सीजेपी इसके बाद भी प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। सीजेपी की ओर से आज सुबह भी कहा गया कि इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन और ज्यादा व्यापक होगा। और उधर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज तीसरी मीटिंग से ठीक पहले अमित शाह से जाकर एक बार फिर से इसी संबंध में मुलाकात की। फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई। धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा सामने आया तो इसी के बाद नड्डा और जितेंद्र सिंह शाम 4 बजे सीजेपी नेताओं से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर मिले। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी की और सभी आंदोलनकारियों से वापस घर जाने को कहा। सीजेपी जहां एक तरफ सरकार पर प्रेशर बनाने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर सरकार भी इस विरोध को खत्म कराने के लिए हर जरूरी स्टेप ले रही थी। 48 घंटे पहले इसकी शुरुआत उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाने के साथ हुई। फिर उसी रोज रात में छात्रों के नाम पीएम मोदी का 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी हुआ। सरकार ने पेपर लीक में बीते 2.5 महीने के दौरान क्या क्या कड़े एक्शन लिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन के लिए विभागों को क्या निर्देश दिए गए हैं, कठोर सजा के प्रावधान वाले संशोधित बिल को सोमवार को संसद में पेश किए जाने जैसी तमाम बातें उन्होंने छात्रों को बताई। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फैसलों में यह भी शामिल था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, जैसा कि सीजेपी की मांग थी। और नीट पेपर लीक में खुदकुशी करने वाले छात्रों के पीड़ित परिवारों को सूटेबल कॉम्पनसेशन दिए जाने का निर्णय भी पीएम मोदी की ओर से लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। सीजेपी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, लेकिन अब एक जरूरी सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह कौन लेगा? अब यह मंत्रालय कौन संभालेगा? आखिर किसे नया शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा? जाहिर है इस मंत्रालय के लिए सिलेक्शन काफी सोच समझकर किया जाएगा, लेकिन तब तक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद से शिक्षा मंत्रालय को लेकर काफी विवाद है, आरोप है, छात्रों में नाराजगी है, विपक्ष आक्रामक है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी निशाने पर है। ऐसे मुश्किल माहौल में नए शिक्षा मंत्री के सामने कई चुनौतियां भी रहने वाली हैं। धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के साथ ही दिल्ली समेत पूरे देश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो चुकी है। दोपहर 2:18 पर जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ने की खबर सामने आती है, वैसे ही सूत्रों से कुछ नाम भी सामने आने लगे जिन्हें नए शिक्षा मंत्री के दावेदारों में माना जाने लगा। इसकी वजह वो खबर थी जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद आई और महाराष्ट्र के सीएम से जुड़ी हुई। खबर यह थी कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फौरन दिल्ली बुलाया गया। यह भी अचानक ही हुआ है।
सीएम फडणवीस उस वक्त नागपुर में थे और वहीं से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनको फोन करके दिल्ली आने के लिए कहा गया। यहां उनकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से हुई। वो करीब 3 घंटे दिल्ली में रहे। खबर तो यह भी थी कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके दफ्तर ने साफ किया कि उनका दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि आगे ऐसा कोई प्लान होगा तो मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। खैर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दिल्ली आने की खबर पर तो विराम लग गया है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र में राजनीति में खलबली जरूर है। कयास लगाए जाने लगे क्योंकि सवाल उनके दिल्ली आने की टाइमिंग को लेकर था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीब 3 घंटे के लिए दिल्ली आना, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना और बिना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लौट जाना राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे गया। हालांकि दोनों घटनाक्रमों के बीच किसी आधिकारिक कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें लेकर नेता क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। की धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जागी नवीन शिक्षण मंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना संधी मिळू शकते। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद जी, ये जो मुलाकात है इसे क्या समझा जाए? और मेरा एक और सवाल है, प्रधानमंत्री की शरद पवार जी से मुलाकात, ये एक मुलाकात है। देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया, ये एक मुलाकात है। इस सबके मतलब क्या है? देखिए निशांत, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो महाराष्ट्र से 2 शख्सियत से केंद्रीय नेतृत्व मिला है। उसमें शरद पवार का और देवेंद्र फडणवीस का जो आपने जिक्र किया, तो संभव है कि चूंकि शरद पवार की पार्टी का दूसरी शिवसेना में विलय, दूसरी एनसीपी में माफ़ कीजिएगा विलय होना है अजीत पवार के शिवसेना में, तो ये एक कहीं ना कहीं रिलक्टेंस है और उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो उस बाधा को दूर करने की भी इसमें चर्चा हो सकती है इस पूरी बातचीत में, क्योंकि ये माना जाता है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके रिश्ते देवेंद्र फडणवीस से अच्छे हैं और जो शरद पवार की एनसीपी है उसके केंद्रीय नेतृत्व से रिश्ते अच्छे हैं। तो संभव है कि उसको बीच बचाव करके एक रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि जो बार बार अभी आज से 10 दिन पहले लगातार ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि क्या परिसीमन बिल आएगा और संसद में अगर ये बिल आता है तो कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसमें पक्ष में और कौन विपक्ष में। तो ये भी सवाल उस समय उठ रहा था कि क्या एनसीपी विलय करके शरद पवार की पार्टी वोट देने में शुमार होगी क्या। तो ये सब विषय भी हो सकता है, लेकिन आज जो मौजूद है विषय वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और देवेंद्र फडणवीस मुंबई से महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आए और 2.5 से पौने 3 घंटे आ रहे, 2:30 टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं और 5:05 टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कैबिनेट रीशफल, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारी चीजें हो चुकी हैं, कैबिनेट रीशफल अब थोड़ा जल्दी होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कैबिनेट रीशफल जब भी होगा उससे पहले क्या कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, क्योंकि इनको तो एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं क्या? देखिए, कैबिनेट रिसफल तो 15 अगस्त से पहले यानी इस सत्र के समापन से पहले होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन हाँ उसके बाद तुरंत बाद ये संभावना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कैबिनेट रिसफल जल्द से जल्द कर दिया जाए और अगस्त के आखिरी हफ्ते से पहले ये काम हो जाए। ये एक चर्चा का आज एक बड़ा केंद्र था। और देवेंद्र फडणवीस की जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेसी में और वहाँ के जो राजनीति है वहाँ पर लगातार ये चर्चा हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजा जा सकता है और उसकी बहुत चर्चा है वहाँ के इनर कोर ब्यूरोक्रेसी में। तो ये आज चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा पिछले 10 दिनों से चल रही है। वहाँ से कई ब्यूरोक्रेट से संपर्क में जो हमारे हैं उनसे बातचीत में उन्होंने पूछा इस बात को। तो ये एक संभावना हो सकता है, इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार इसमें करना बाकी है, थोड़ा इसको और हमें इंतजार करना चाहिए। अमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यू हैव हैड अ लॉन्ग डे अमोद जी, सुबह से आप हमारे पास खबरें बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। बल्कि कल रात में भी जब प्राइम मिनिस्टर का वीडियो आया था तब भी अमोद जी रात में 11:30 बजे लाइव कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पहुंची तो सबकी नजरें जंतर मंतर पर टिक गई। रिएक्शंस देखने जरूरी थे। जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हजारों छात्र पिछले 37 दिनों से धरने पर बैठे थे, जैसे ही उन छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पहुंची तो सारे छात्रों में जोश भर गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नारे लगाने शुरू कर दिए।
मंच पर मौजूद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी जोश में आ गए। अभिजीत ने तुरंत एक माइक पकड़ा और सारे प्रदर्शनकारियों को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जानकारी दी। दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने इसे तमाम छात्रों की जीत बताया और मंच पर उन 20 छात्रों की तस्वीरें दिखाते हुए उनके नाम पुकारे जिन्होंने नीट पेपर लीक के कारण खुदकुशी की थी। इसके बाद अभिजीत दीपके ने सभी को धन्यवाद देते हुए मंच से नारे लगाए। फिर थोड़ी देर में उनके साथियों ने अभिजीत को कंधे पर उठा लिया। इस दौरान दीपके ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी सी तस्वीर हाथों में ली और नारे लगाने शुरू कर दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। दिन तक जो छात्र हल्के फुल्के जोश में नारेबाजी कर रहे थे, गाने गा रहे थे, इस्तीफे की खबर के बाद उनका जोश अचानक बढ़ गया। सबसे पहले आपको जंतर मंतर का उस वक्त का माहौल दिखाते हैं जिस वक्त वहां इस्तीफे की खबर पहुंची। उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है। डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर बैठी कोकरोच जनता पार्टी के समर्थक इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनने के बाद झूमते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यह संसद बाग है और ठीक सामने आपको जो सीजेपी के समर्थक है वो काफी तादाद में नजर आएंगे, जो कि इस्तीफे की खबर सुनने के बाद काफी खुश हैं, झूमते नाचते हुए नजर आएंगे। ये तो पहली चीज हुई है जो इनके साथ होनी स्टार्ट हुई है। अब तो सवाल उठने शुरू होंगे। अब जेनजियों के मन में आ गया है कि सवाल पूछे जाए। ये पहला ही स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का। इसके लिए ये बस एक शुरुआत है जीत की, अभी बहुत लंबा जाना है। जो जेनजीज ने तो यहाँ पे यूनिटी बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने जेनजीज को कॉकरोच बनाया है। तो हम जिसके लिए आए थे हमें वो चीज़ मिल चुकी है, अब हम जा रहे हैं। हमें ना किसी पार्टी से मतलब था, ना किसी से, हमें सिर्फ छात्रों से मतलब था। जिसमें अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, अभी अब हमें बहुत जाना है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी। अब से करीब आधा घंटे पहले तक हमारे सहयोगी जितेन, जो कि उसको कवर कर रहे हैं जंतर मंतर पर चीजों को, उनका कहना था कि अभी भी करीब 5000 से ज्यादा छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं जंतर मंतर पर। 18 जुलाई तक इस आंदोलन का चेहरा रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सीधे लोकतंत्र की जीत है जो सड़कों से निकली है। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी देश के जेन जी और उन सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई जिन्होंने डर को त्याग कर देश के हर कोने से उठकर अपनी आवाज बुलंद की है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने छात्रों को बधाई देते हुए लिखा कि अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत का विश्व गुरु होना वास्तव में क्या मायने रखता है तो वो हमारे जेन जी हैं। शायद अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी इन युवा भारतीयों से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विश्व गुरु होने के वास्तविक अर्थ को समझे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की जीत पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के माता पिता ने भी खुशी जताई। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके के माता पिता महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रहते हैं। अपने बेटे पर गर्व जताते हुए अभिजीत की मां भावुक होती नजर आई। मैं जो कदम सरकार ने और
धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया। बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन इतना अच्छा गया ना, बहुत ही अच्छा गया। इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। प्रामाणिक फल का फल उसको मिल गया, पूरी हो गई। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा, बोले बच्चों का हट है ये तो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले सर इस्तीफा दिया, बहुत ही अच्छी बात हो गई कि जो बच्चे उनका इस्तीफा चाह रहे थे उनके दिलों में, बच्चों के दिलों में बहुत रोष था। बच्चों के माँ बाप है उनके दिलों में बहुत रोष था, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके दिलों में बहुत रोष था और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था। पहले जंतर मंतर में सीमित था, लेकिन बाद में जब 20 तारीख के बाद में तो पूरे इंडिया में फैल गया। तो अगर ये राजीनामा नहीं देते थे तो आगे वो कौन से दिशा में जाता, तो उसका कोई किसी के पास आंसर नहीं था कि वो कौन दिशा में जाएगा करके। तो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने वो बहुत बढ़िया कदम उठाया, रिजाइन दिया और बच्चे को खुश किया। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों का लौटना इस वक्त भी जारी है। अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता पुनीत ने वहां से लौट रहे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। दिल्ली में जंतर मंतर पर 37 दिन से कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर रही थी। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो तीनों मांगे थी कॉकरोच जनता पार्टी की वो सरकार ने मान ली है और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। आप देखेंगे कि अभी भी टॉलस्टॉय जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो इस वक्त मौजूद है। हालांकि अपील कर ली गई है कि वो लोग अपने घर जाएंगे। अपना पॉइंट हम हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, हम सपोर्ट भी करते हैं उनको क्योंकि वो सही चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिजाइन मांगा फाइनली 36 दिनों बाद। अभी पहले स्टार्टिंग से कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब थोड़े दिन हो गए जब से उनको सोनम वांगचुक जी को हॉस्पिटल लेके चले गए, जब से लोगों ने सपोर्ट स्टार्ट करा। बट ये चीज मैं 36 दिनों से देखता आ रहा हूँ कि वो इनका प्रोटेस्ट जारी है। ये 2-4 दिनों की या 21 जुलाई को जो हुआ उसकी वजह से हम नहीं जीते। ये जो स्टार्टिंग से चल रहा है उसकी वजह से हम आज उनसे रिजाइन ले पाए हैं। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि यही हम स्टूडेंट्स की मांग थी। इवन मेरी फ्रेंड्स भी है जो नीट के एग्ज़ाम दे रही है, उन पर बहुत प्रेशर है। जो भी पेपर लीक हुआ इस वजह से काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। लेकिन अब जो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन करवाया उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ और मैं यही सेलिब्रेट करने यहाँ पे आई हूँ। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि भाई 36 दिन हो गए हैं जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर है, तो इसलिए उनको मतलब इस्तीफा देना तो बनता ही था। इस्तीफा देना मतलब आप बताइए इस्तीफे को लेकर और जो आंदोलन चल रहा था 37 दिन से, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इस आंदोलन को मैं भारतीय जो राजनीति है उसके इतिहास में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा समझता हूं क्योंकि आने वाले टाइम पे जब बच्चे इस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते आए हैं कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप या फिर जो राजनीति का एक जो मुद्दा होता है वो हैवी हो जाता है एक टाइम के बाद। जैसे अभी तक ठीक चल रहा था, कहीं ना कहीं बैलेंस था, लेकिन अभी थोड़ा सा बीजेपी का हमें देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं दबदबा सा बन रहा था। बट अभी इस आंदोलन ने एक अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसको देखते हुए काफ़ी लोग जो नेता हैं चाहे वर्कर्स हैं वो अपने अपने उसको कार्य को या फिर जो भी उनके जो एक लेवल है अंडरस्टैंडिंग है उसको कंट्रोल करेंगे और काम पे ध्यान देंगे क्योंकि सबको पता चल जाएगा ये जो आंदोलन है, ये जो रेजिग्नेशन है, ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है। पॉलिटिक्स में एक बार सेट कर दिया इस रेजिग्नेशन ने। जंतर मंतर पर जश्न हो रहा था। उधर शाम 4 बजे सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। आज की बातचीत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई जहां सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। सीजेपी की तरफ से उनके प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने बातचीत में हिस्सा लिया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद सभी लोग बाहर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने बताया कि सरकार ने उनकी तीनों मांगें मानी, इसीलिए वो जंतर मंतर में जारी आंदोलन को खत्म करने का ऐलान करते हैं।
आपको बता दें कि पिछले 37 दिनों से जारी आंदोलन के समाप्त करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने 3 शर्तें रखी थी। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, सीजेपी की शर्त ये शर्त आज ही पूरी हो गई। दूसरी शर्त थी कि जिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है उन मामले को निरस्त किया जाए। यह बात दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में दर्ज मामलों के लिए कही गई। इस पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि मंगलवार तक एक्शन ले लिया जाएगा। तीसरी मांग थी कि जिन छात्रों ने नीट पेपर लीक की वजह से खुदकुशी की उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। इस पर सरकार ने सीजेपी को भरोसा दिया है कि तय नियमों के हिसाब से मुआवजा जरूर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें सीजेपी और सरकार दोनों ने दोहराई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं, इसीलिए हम अपना आंदोलन वापस लेते हैं। सभी प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर से लौट जाए। और आगे की जो भी तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर्स विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है, एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रैडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सीजेपी के साथ साथ विपक्ष भी काफी खुश है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के एजुकेशन सिस्टम को संवारने की दिशा में बड़ा कदम है। इस्तीफा तो हो गया, 2 मांगे मानी जानी बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा, ऐलान किया कि अब इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया, बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर, अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा,
इम्प्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी अवेयर दैट व्हाट हैज हैपेंड हियर इज जस्ट वन स्टेप in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition. That you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. इस्तीफा हो गया, छात्र जश्न मना रहे हैं, विपक्ष से छात्रों और लोकतंत्र की जीत बता रहा है। इस बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद का अनुरोध किया था और यह भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पीएम मोदी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। शरद पवार ने अभी 2 दिन पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी। पवार उसी मुलाकात के संदर्भ में यह बात कह रहे थे। शरद पवार ने पीएम मोदी को उनकी बातें मानने के लिए धन्यवाद भी दिया। हालांकि दूसरे विपक्षी नेताओं का सरकार पर तीखा हमला जारी है। अखिलेश यादव ने इस्तीफे को नई पीढ़ी की बड़ी जीत बताया, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि यह भारत के युवाओं की जीत है। I'm a very happy person because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. That this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे। किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के ज़माने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। जलसे में ये लड़ाई नई पीढ़ी के साथियों ने की, इसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आने के बाद कामयाबी आ गई है, ये बात साफ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तीफे से वो कहीं अलग थलग दिख रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उनके इस्तीफा देने के बाद कैसे बीजेपी के कई बड़े नेताओं का उनके घर आना जाना लगा हुआ। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान के कामों की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। बड़े राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनका पद छोड़ने का निर्णय सर्वोच्च उदाहरण है। इस निर्णय में पार्टी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस बीच आज दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रमित करने वाले वीडियो डाले गए थे। सोशल मीडिया पर डाला गया हर पोस्ट सही हो यह जरूरी नहीं है, यह भी पुलिस की ओर से कहा गया है। यह जानकारी दी गई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किया गया। कई सारे ऐसे पोस्ट थे जिसका मकसद पैनिक फैलाना था।
पुलिस की ओर से यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से झूठी खबरें और वीडियोस डाले गए थे। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है, सभी एंगल से इसकी जांच हो रही है। मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें एआई जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। आज जब सरकार और सीजेपी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान पुलिस की कार्रवाई वाले सवाल पूछे गए। पाकिस्तान से चलाए जा रहे अकाउंट को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर सीजेपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस को जांच करनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब भी इस पर दिया जा चुका है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो भी करे वो उनका काम है, उनको करना चाहिए, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी फॉरेन हैंड या फॉरेन फंडिंग का कोई एंगल नहीं है सीजेपी का और इस प्रदर्शन में। तो प्लीज आप फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बात सुनें। आंदोलन खत्म होने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई वाले सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर पैलेट गन वाले आरोप लगाए। अब सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने इन बातों पर भी जवाब दिया है और भरोसा दिया है कि किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस पूरे आंदोलन का एपिसेंटर था पेपर लीक। इसी मुद्दे पर छात्र सरकार से जिम्मेदारी तय करने का सवाल पूछ रहे थे, तो विपक्ष भी इसी मसले को बार बार उठाकर केंद्र को घेर रहा था। अब सवाल है कि पेपर लीक पर सरकार की क्या तैयारी है। सरकार इसे लेकर कड़े कदम उठाने जा रही है। पहले से मौजूद कानून में सख्त प्रावधान करने की तैयारी है और इसी से जुड़ा संशोधन बिल अगले हफ्ते आपको संसद में दिखने वाला। लोकसभा में सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। कैबिनेट से यह बिल पास हो चुका है, अब संसद की बारी है। सूत्रों से हमें इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का पता चला है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 में कड़े दंड और भारी जुर्माने का जिक्र है। प्रस्तावित संशोधन 2024 के कानून की प्रमुख धाराओं के तहत जेल की सजा और आर्थिक दंड को काफी बढ़ा दिया गया है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की कैद होगी, जबकि ऐसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुआ तो अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है। संगठित परीक्षा घोटाले पर 7 साल की सजा होगी, जबकि संगठित परीक्षा घोटाले पर जुर्माना 5 करोड़ होगा। केंद्र सरकार अब ऐसे अपराध की जांच के लिए एसटीएफ गठित करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी हो या एसटीएफ को केस दर्ज करने की तारीख से 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। यही नहीं, 2024 के कानून के तहत लंबित मामले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। ऐसे मामलों में कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। ये सब अभी कानून में संशोधन के लिए आ रहे बिल के प्रावधान हैं, जो संसद से पास होने के बाद लागू होंगे। अब सवाल यह है कि 2024 के कानून की तुलना में क्या बदलने जा रहा है। संशोधन बिल में जो प्रावधान है वो पहले से कितने अलग और कड़े, ये समझते हैं। देखिए, आप इसे अपनी जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं।
मौजूदा कानून में व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद है, जिसे बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष किया जा रहा है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर अभी जुर्माना 10 लाख है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख तक करने का प्रस्ताव है। संगठित अपराध पर अभी न्यूनतम सजा 5 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रावधान है। ऐसे ही मामलों में मौजूदा कानून के तहत 1 करोड़ का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। संशोधन बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले, सजा या जमानत के आदेश के खिलाफ अपील केवल हाईकोर्ट में 2 जजों की पीठ में ही की जा सकेगी। इसके लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई। विशेष परिस्थितियों में यह समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। ऐसे मामलों में अपील का निपटारा भी 3 महीने में करना होगा। आपको फिर बता दें कि ये सारे प्रावधान मौजूदा कानून में होने जा रहे संशोधन से जुड़े बिल में किए गए हैं, जिन्हें अभी संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। पेपर लीक अखिल भारतीय गंभीर समस्या है, जिसका खामियाजा लाखों छात्रों को भुगतना पड़ता है। वो छात्र जो घर, परिवार और रिश्तेदारों से दूर रहकर कठिन मेहनत करते हैं ताकि अपना सपना पूरा कर सकें, लेकिन पैसों के लिए माफिया और संगठित गिरोह इन युवाओं के परिश्रम को एक पल में खत्म कर देते हैं। ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ईमानदारी से पढ़ाई करने वालों को उनकी मेहनत का मेडल मिल सके। जंतर मंतर पर 36 दिन पहले जो छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ, वो धीरे धीरे देश के कई राज्यों तक फैल गया। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा हंगामा बिहार में हुआ। छात्रों के संगठन आयसा और RYA ने आज बिहार बंद बुलाया था, जिसके चलते कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। औरंगाबाद में सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे छात्रों ने भी जमकर हिंसा की। पुलिस ने छात्रों की भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस अपील को अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। उग्र छात्रों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद छात्रों ने चौक पर पड़े नारियल के टुकड़े, पत्थर और बाकी सामान उठाकर पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार समेत 3 लोग घायल हुए। फिर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई और लाठी चार्ज करके वहां से खदेड़ा। पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे आयसा से जुड़े छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पटना के गांधी मैदान में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए तेज प्रताप यादव भी पहुंचे। उन्होंने बिहार बंद का समर्थन करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई। उधर बेतिया में भी प्रदर्शन के दौरान अचानक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन करने उतरे लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज कर वहां से उनको खदेड़ा। छपरा में बिहार बंद के दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम के शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रखा, लेकिन देखते ही देखते छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। मांग ठीक है, लेकिन जो लोग मर गए उसका क्या? खुशी होने की कोई बात ही नहीं है। उनको अपने इतना होना ही नहीं चाहिए था। एक बार गलती होता है, बार बार थोड़े गलती होता है। उनको इससे पहले ही बिना बोले दे देना चाहिए। बढ़िया है कि मतलब कि उनको दिए हैं इस्तीफा, बढ़िया किए हैं, लेकिन जो भी सिस्टम में बैठे ये देख लें कि जो अगर पेपर लीक होता है या सिस्टम में कोई गड़बड़ी आता है उनको सुधार करें। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। बहुत खुशी की बात है। मतलब स्टूडेंट में बहुत ही वो क्या बोलते हैं, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, वो बात है, लेकिन इस पे एक सख्त कानून बनना चाहिए। और अब थोड़ी फिक्र मानसून की कर लेते हैं, जिसकी मार से देश के कई राज्य बेहाल हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, असम तक बारिश और बाढ़ के हालात आपके सामने हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम में हुआ है, जहां कई जिलों में बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। असम में अब तक 62 लोगों की मौत की भी खबर है, जिनमें से 14 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई। गुजरात में कई शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात में वलसाड से सूरत तक मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कई फीट पानी जमा हो गया। पूर्णा और कावेरी नदियों के ओवरफ्लो होने से नवसारी शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए NDRF और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वलसाड के उमर गांव में 24 घंटे में 1064 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। पीड़ितों से भी मिले हैं। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया।
कुछ कुछ ऐसे ही हाल सूरत में भी हैं, जहां रिहायशी इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से किम नदी उफान पर है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। पश्चिमी रेलवे के बिलीमोरा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गए। अहमदाबाद में भी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहां गाड़ियां कई फीट पानी में डूबी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश ने निचले इलाकों को तालाब बना दिया। गुजरात का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भी जल प्रलय से जूझ रहा है। नासिक के पश्चिमी हिस्सों में लगातार बारिश से गोदावरी नदी उफान पर, जिसका पानी अब घरों में घुस चुका है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। पहली बार बारिश आया जब से ही गाड़ी अंदर फंसी हुई है और पानी का भी यहाँ पे कोई निकाल नहीं आया। 3 दिन हुए, 3 दिन से गाड़ी अंदर फंसी हुई है और 200-300 गाड़ी है। माल सामान वाला गाड़ी तो निकल गया, लेकिन सब माल सामान तो भीग गया है, कोई चीज़ बचा नहीं है। मेरी गाड़ी 4 दिन से यहाँ खड़ी है। पहला पानी नहीं आता था, अभी बहुत पानी आता है यहाँ पे। 4 दिन से पानी का कोई निकाल ही नहीं है। 3 दिन से हम एक ट्रैक्टर से खिंचा के निकालते हैं सब। एक ट्रैक्टर का 2-3 हज़ार रुपये एक ट्रक का लेते हैं खींचने का गाड़ी, और सब माल सब भीग गया। हमारा डीजल इंजन में जब पानी आ गया। तीन दिन से यहाँ बारिश बहुत हुई और 41 लोगों को यहाँ छात्रालय में रेस्क्यू किया गया। उसकी भोजन की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था की थी। बहुत बड़ा नुकसान बारिश के कारण हुआ है। हम लोग सुबह से अलग अलग गांव में जाकर उसको देख रहे हैं। जानहानि भी हुई है, करीब 21 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है और घर में पानी घुसा, उनको तो एकदम बदतर हालत उनकी हुई है। तो पूरी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसके अंदर ध्यान देते हुए सबको मदद मिले, समय पर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसकी सरकार को फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने हाईजैक कर लिया है। अब असीम मुनीर ने वो असीम शक्तियां हासिल कर ली हैं कि अब वो सीधे पाकिस्तान की सत्ता के सुपर बॉस बन गए। ऐसे सुपर बॉस जिनके हाथों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का पूरा कंट्रोल आ गया। संविधान संशोधन के जरिए मुनीर ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन पर कब्जा कर लिया है और यकीन मानिए, यह बगैर अमेरिका की परमिशन के नहीं हो सकता है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान में हुए इस बदलाव ने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि अब वहां परमाणु हथियारों पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। आमतौर पर किसी भी देश में परमाणु और दूसरे खतरनाक हथियारों का कंट्रोल सरकार यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां सेना ही सरकार है, इसीलिए परमाणु हथियारों का कंट्रोल भी सेना ने अपने हाथों में ले लिया।